चलो, अपन ने ये इंडियन इको का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। एक बार इसको आज थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, कितना अपने को याद है। बीच बीच में रिवीजन अपने को ज्यादा ज्यादा करना है, जिससे कि अपने को चीजें याद हो। हमें अपने कहा इसमें कि इस बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हम ये सीखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो डेवलपमेंट तो तब समझ में आएगा जब अपने को ये समझ में आए कि अपन ने शुरुआत कहाँ से करी है। 40 से 85 या 80 से 85, इंप्रूवमेंट किस में ज्यादा हुआ? 40 से 85। तो किसी के प्रेजेंट को जानने के लिए और उसके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करने के लिए कि फ्यूचर में ग्रोथ कैसी होगी, हमें क्या चाहिए, उसका पास्ट पढ़ना पड़ेगा। तो इंडिया का भी अपने को क्या करना पड़ेगा? पास्ट पढ़ना पड़ेगा। कब से पढ़ेंगे? जब से ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर और ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया, तो उस टाइम उन्होंने यहाँ पर इंडिया को कैसे एक्सप्लॉइट किया, वहां से हमने शुरुआत करनी है। मींस प्री इंडिपेंडेंस एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस हमें पढ़ना है। तो हमने कहा सबसे पहले कि हाउएवर इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक पास्ट इवन एज यू लर्न अबाउट इट्स प्रेजेंट स्टेट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। हमने कहा ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, उन्होंने तकरीबन कितने साल राज किया इंडिया पर? ऑलमोस्ट 200 ईयर्स या ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज। उनका इंडिया में आने का मेन पर्पस क्या था? कि उनके यहाँ क्या चल रहा था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, और उसको वो ग्रो करने के लिए उन्होंने देखा कि उनको क्या चाहिए था? एक रॉ मटेरियल सप्लायर चाहिए था और एक अच्छी मार्केट चाहिए थी। उन्होंने इंडिया को आइडेंटिफाई किया, इंडिया इस काम के लिए बेस्ट है। द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base। बात समझ में आ गई थी। फिर अपन ने बात करी लो लेवल ऑफ, इनके दौरान जो ब्रिटिश रूल रहा उसके दौरान इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, लिटिल और नो ग्रोथ ऑफ स्कोप इन इनकम। वहां पर स्कोप मतलब इनकम नहीं बढ़ी, है ना। इस दौरान हमारी जो इनकम थी वो इंक्रीज नहीं हुई। हमने कहा ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था। मेनली हम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, दो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हम अपनी बाकी एक्टिविटीज में, मैन्युफैक्चरिंग में थे ही नहीं। हम थे मैन्युफैक्चरिंग में, और इवन हम वर्ल्ड फेमस थे किस चीज के लिए? अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। क्यों वर्ल्ड फेमस थे? 2 पॉइंट्स बताए थे। क्योंकि हाई क्वालिटी ऑफ, फाइन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप। तो रेपुटेशन ऑफ द फाइन क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड एंड द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप, ऐसे याद हो जाता। फिर अपन ने ये बात करी इसी में कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स ने परस्यू करी, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। उनको इंडिया के डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं था देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है? फिर हमने कहा कि उनके जो उन्होंने पॉलिसीज मतलब परस्यू करी, उसकी वजह से इंडिया ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। क्या उन्होंने कभी भी इंडिया की पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के बारे में सोचा? नहीं। लेकिन क्या कुछ इंडिविजुअल लोगों ने सोचा? यस। इंडिविजुअल लोग कितने थे? 5। फिनले सीरस, विलियम डिकबाय, VKRV राव, RC देसाई, दादा भाई नारोजी। इन सब के जो रिजल्ट्स थे वो बड़ा इनकंसिस्टेंट एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग थे, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा ठीक किसका माना गया? सिग्निफिकेंट VKRV राव का माना गया। हाँ, एक बात इनकंसिस्टेंट होने के बावजूद भी एक बात सब में कॉमन थी कि जो ग्रोथ ऑफ रियल एग्रीगेट आउटपुट, ये था ना आपके पास में, ये रहा। तो अपने का RC देसाई राव वाज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट वाज लेस देन 2% एंड पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर ये था वो लेस देन 0.5%। बताओ, इतनी बात अब याद हो गई कि चीजें करते करते ना ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ गया कि क्या क्या था इसमें। एग्रीकल्चर सेक्टर में अपन ने क्या कहा कि जब वो ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो 85% पीपल कहाँ रहते थे? विलेजेस में रहते थे, और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट थे? आपके पास सोर्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर से ही लाइवलीहुड ड्राइव करते थे। फिर अपन ने ये बात करी कि इतने ज्यादा लोगों का, हमने लाइन याद हो जाती है, इतने ज्यादा लोगों का ऑक्यूपेशन होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था? स्टैग्नेशन। तो हमने कहा डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ सच अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूड टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन। हमने कहा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज लो। हाँ, इन एब्सोल्यूट टर्म्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो बढ़ा था,
इन एब्सोल्यूट टर्म्स, लेकिन वो क्यों बढ़ा था? क्योंकि अपन ने एरिया अंडर कल्टीवेशन को बढ़ा दिया था। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकेम लो, दो इन एब्सोल्यूट टर्म्स द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। मेन रीजन क्या था प्रोडक्टिविटी लो होने का? मेन रीजन लैंड सेटलमेंट या लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और इसमें मेनली क्या आता है? जमींदारी सिस्टम। हालांकि दो और होते हैं, एक महलवारी सिस्टम और एक रियोतवारी सिस्टम। ये पीछे दे रखी है आपके पास, अगर आप बुक में देखोगे पीछे लास्ट में कुछ डेफिनेशंस दे रखी है इंडियन इको की बुक के पीछे, तो वहां दे रखे हैं आपके पास महलवारी सिस्टम और रियोतवारी सिस्टम। बट मेन कॉमन जो था वो था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ कि विलेजेस के ऊपर एक एक जमींदार को अपॉइंट कर दिया गया, और वो जमींदार का काम था कि भाई स्पेसिफाइड डेट तक क्या करना है, आपको टैक्सेस कलेक्ट करके देना है। आप कितना भी चार्ज करो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इतना टैक्स डिपॉजिट करा दो, और अगर आपने ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं कराया तो हम आपके राइट्स छीन लेंगे। बात समझ में आ गई? अब किसी को आप ऐसे कहोगे तो ऑब्वियसली वो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का हो ही जाएगा, उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो अपने राइट्स बचाने में लगा रहेगा। इसलिए, और जब उसके पास बेनिफिट है कि वो ज्यादा से ज्यादा ले सकता है, तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज भी करेगा। ये अपन की बात समझ में आई। तो प्रॉफिट, इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रॉफिट्स कल्टीवेटर्स को होने थे वो प्रॉफिट्स अब किसके पास चले गए? जमींदार्स के पास। प्रॉफिट एक्रूइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स इंस्टेड ऑफ द कल्टीवेटर्स। फिर अपन ने कहा कि ना तो जमींदार्स ने और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उनको क्या इंसेंटिव, उनको तो ये था कि भाई ठीक है पैसा आ रहा है, पैसा आना चाहिए, उनको तो अपने टैक्स से मतलब है, पैसे से मतलब है। वो क्यों इंप्रूवमेंट करवाते? तो उन्होंने ना तो ब्रिटिशर्स ने और ना ही जमींदार ने कभी भी कोशिश की एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने की, इंप्रूवमेंट करने की। जमींदार्स एंड नॉट जस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चर। हमने कहा जो ये जमींदार का जो ये एक्सप्लॉइटेटिव नेचर था ना, उसके पीछे उसका जो मेन रीजन था वो क्या था आपके पास में? ये जो टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट थी, ये उनके पीछे मेन रीजन थी। डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यू फिक्स कर दी गई, फेलिंग विच द जमींदार्स वर टू लूज देयर राइट्स। इसके साथ साथ और भी कई पॉइंट्स थे। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी। नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है आपके पास। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज है आपके पास। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, कुछ ग्रोथ बढ़ी किस चीज की? कैश क्रॉप्स की ग्रोथ बढ़ी। क्यों? क्योंकि इनको ब्रिटेन को क्या चाहिए था, ब्रिटिशर्स को ही क्या चाहिए था, अपने यहाँ जो इंडस्ट्रीज थी उसमें इनको इंडिगो ओपियम वगैरह वो चाहिए था डाई करने के लिए, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में, तो उनको डाई करने के लिए रिक्वायर्ड था। इसलिए लोगों को फोर्स कर रहे थे कि भाई आप फूड क्रॉप्स ना ग्रो करके कैश क्रॉप्स ग्रो करें। और लेकिन ये यूज सिर्फ किनको करना था? ब्रिटेन में ही करना था। तो ऑब्वियसली वो एक तो प्राइस कम देंगे इस चीज का, दूसरा उन्होंने जो पैसा दिया भी तो इनका किस पे खर्च हो जाना है? फूड ग्रेन्स परचेज करने में। आप फूड ग्रेन्स करते तो परचेज नहीं करने पड़ते, अब वो परचेज करने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली इनका कोई फायदा नहीं हुआ। All added up to aggravate the plight of the farmers and contributed to the dismal level of agriculture productivity. There was of course some evidence of a relatively higher yield of cash crops in certain areas of the country due to the commercialization. Commercialization का बताया था मैंने, एक होती है subsistence farming, एक होती है subsistence farming, दूसरी होती है ये आपके पास में कौन सी थी? कमर्शियलाइजेशन का। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ अपने लिए, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ, फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ सेल्फ या फैमिली, विद लिटिल और नो सरप्लस फॉर द मार्केट। मार्केट के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। और जब 85% पॉपुलेशन अगर आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में है तो प्रोडक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? बट धीरे धीरे कमर्शियलाइजेशन होने लगा, मतलब प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। ये आ गया आपके पास। तो इन्होंने कहा इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। यहां तक कोई डाउट किसी को? As in the case of agriculture, so also in manufacturing, India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. हमने कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी वही हाल था जो एग्रीकल्चर सेक्टर में था, यहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं। इवन जिसके अंदर हम वर्ल्ड फेमस थे अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, वो भी डिक्लाइन कर गई। जो मेन मोटिव था कॉलोनियल गवर्नमेंट का धीरे धीरे सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज करने का इंडिया को, वो टू फोल्ड था। वो टू फोल्ड, टू रिड्यूस इंडिया टू being the status of mere exporter of important raw materials for the upcoming modern industries in Britain and to turn India into a sprawling market for the finished product of those industries. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। इसके बाद अपन ने कहा इसी के अंदर धीरे धीरे आपके पास डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होने से कितनी प्रॉब्लम हो गई? दो। एक तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, दूसरा कोई लोकली मेड गुड्स की सप्लाई अवेलेबल नहीं थी, इसलिए इसको प्रॉफिटेबली मेट किया गया बाय द गुड्स फ्रॉम
ब्रिटेन। हमने कहा कि जो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन कर गई। अब डिक्लाइन करने से क्या प्रॉब्लम अराइज हुई हमें? दो प्रॉब्लम। एक तो जो लोगों की यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए, तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। और दूसरा क्या हुआ आपके पास में कि जो यहाँ पर कोई अब लोकली मेड गुड्स अवेलेबल थे ही नहीं, यहाँ पे जो इंडस्ट्री थी वो तो खत्म हो गई, और डिमांड तो थी अभी मार्केट में, एकदम से डिमांड थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। तो उनको किसने मेट किया? ब्रिटेन के जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थे वो यहाँ पर बिके, तो उनको उससे भी उनका फायदा हुआ। दिस डिमांड वॉज प्रॉफिटेबली मेट बाय द इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। फिर अपने कहा सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में कुछ इंडस्ट्रीज आई आपके पास में। सेटिंग अप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पे थी? महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर, और मेनली डोमिनेटेड थी इंडियंस के द्वारा। जबकि जो जूट वाली है आपके पास में, दूसरा था आपके पास में, ठीक है, डोमिनेटेड बाय इंडियंस, महाराष्ट्र एंड गुजरात। जूट मिल्स जो हैं वो डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स, और ये बंगाल के अंदर थी। टिस्को जो है टाटा आयरन एंड स्टील, ये आपके पास में थी, आपके पास टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये इनकॉर्पोरेट हुई 1907 में। और हमने कहा कि वहां पर इंडिया में मेन बात ये थी कि ये आपको पता होना चाहिए पॉइंट में, कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कभी भी कौन सी इंडस्ट्री को एक्सपेंड नहीं होने दिया? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को एक्सपेंड नहीं होने दिया। उसका रीजन क्या था कि अगर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री यहाँ एक्सपेंड करती तो हमारे पास रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर पाते, और हम उनको देते ही नहीं। तो उन्होंने कहा इंडिया वालों की मजबूरी बना दो कि इंडिया वाले करेंगे क्या रॉ मटेरियल का, उनको बेचना पड़ेगा और हमें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी बन जाएगी। तो इसलिए उन्होंने यहां पर कैपिटल गुड इंडस्ट्री को एक्सपेंड नहीं होने दिया। देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू हेल्प प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। और कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो ऐसी टूल्स बनाती है, मशीन्स बनाती है जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकें। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजप्शन। कोई दिक्कत यहां तक? फिर अपन ने कहा कि अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज द वेरी लिमिटेड, मतलब पब्लिक सेक्टर का ऑपरेशन बहुत लिमिटेड था। सिर्फ रेलवेज के अंदर, सिर्फ पावर जनरेशन और कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स, ये सिर्फ चार चीजों के अंदर था। यही चार चीजें अपन ने कहाँ पढ़ी थी? इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अपन ने कहा रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स। फिर आ गया फॉरेन ट्रेड। क्या काम ने कि इंडिया एंशिएंट टाइम से ही, पहले से ही क्या रहा है? एक ट्रेडिंग नेशन रहा है। लेकिन जो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने लगाई उसकी वजह से हमारी ट्रेड का वॉल्यूम, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर सब एडवर्सली अफेक्ट हुआ। तो आपको बस ऐसे पॉइंट्स याद होने चाहिए। इंडिया हैज बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन since ancient times, but the restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. इंडिया क्या बन गया इनकी पॉलिसी की वजह से? इंडिया became an exporter of raw materials and importer of finished goods या consumer goods. फिर हमने कहा कि ब्रिटेन ने मोनोपोली कंट्रोल बना रखा था इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर। क्यों? क्योंकि मेनली मोर देन 50% जो ट्रेड हो रहा था वो सिर्फ ब्रिटेन के साथ हो रहा था। तो ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। किसकी वजह से? हमने कहा मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन एंड रेस्ट तीन कंट्री थी, श्रीलंका, चाइना और ईरान। तो अपन ने कहा लाइक चाइना, सीलोन, श्रीलंका, पर्शिया, ईरान। स्विस कैनाल के ओपन होने से, द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड, इसका कंट्रोल जो था ब्रिटेन के साथ में जो ट्रेड था, क्योंकि अब तो रास्ता साफ हो गया, डायरेक्टली जा सकते हैं, तो उससे उनके पास में कंट्रोल और आ गया। द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। हमने कहा सरप्राइजिंगली इस टाइम के दौरान भी हमारी जो कंट्री थी वो इकोनॉमी जो थी वो एक्सपोर्ट सरप्लस इकोनॉमी थी। मींस हम रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे एज कंपेयर कि हम फिनिश गुड्स वहां से इंपोर्ट कम कर रहे थे, एक्सपोर्ट्स हम ज्यादा कर रहे थे सरप्राइजिंगली। ये एक्सपोर्ट सरप्लस इकोनॉमी होना अच्छी बात है, बट यहां पर एक्सपोर्ट सरप्लस इकोनॉमी हुए तो इसका मतलब हमारी कंट्री की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को शो करता है कि हमारी कंट्री में पोटेंशियल नहीं था अपने गुड्स को यहां पर, क्योंकि हम रॉ मटेरियल्स को सप्लाई कर रहे थे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का। तो हमने कहा जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, लेकिन क्या फिर भी इंडिया को फायदा हुआ? इस लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस की वजह से क्या इंडिया में कुछ गोल्ड सिल्वर कुछ आया?
कुछ भी नहीं आया इंडिया में पैसा। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो पैसा था वो भी किसने यूज कर लिया? ब्रिटिशर्स ने यूज कर लिया। किस पर्पस के लिए यूज किया? दो खर्चे बताए थे उनके, एक तो ऑफिस एक्सपेंसेस जो कि उन्होंने ब्रिटेन में सेटअप कर रखी थी उनके खर्चे, और दूसरा वॉर एक्सपेंसेस जो भी ब्रिटेन गवर्नमेंट थी। बट दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज ये सब जो है वो बहुत यहाँ पर शॉर्ट सप्लाई में हो गई। कैरोसिन वर स्केर्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट, यहाँ से वो ज्यादातर ले जाते थे, यहाँ पे लोकली अवेलेबल नहीं हो पाता था। दूसरा, furthermore this export surplus did not result in any flow of gold or silver into India. Rather, this was used to make payments for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain, expenses on war again fought by the British government, and the import of invisible items. बताओ यहां तक बात समझ में आ गई? डेमोग्राफिक कंडीशन, तो अपन ने कहा डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करी कि पहला जो सेंसस हुआ था, ये यहाँ तो 1881 लिखा हुआ है, मैं 2-3 दिन पहले डीएनए देख रहा था, उसमें उन्होंने ये 1870 कुछ बताया, 73 या 71 ऐसा कुछ बताया। हाँ, वो डीएनए के अंदर, तो क्या तो वो गलत था या तो ये गलत है, या हो सकता है शुरुआत करते करते फाइनलाइज 81 में वो कुछ पूरी कहानी इसके बारे में, है ना। तो उन्होंने वो ईयर दिखाया, क्योंकि मैं तो देख रहा था, तो उन्होंने बताया क्योंकि सेंसस की बात चल रही थी। अभी आपको मैं बता रहा था ना कि ई सेंसस चल रहा है, इस बार ई सेंसस होगा, तो अब से रियल टाइम आपको पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन, तो बार बार हमें करने के मतलब ये फिजिकली, पहले क्या होता था रजिस्टर लेकर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेनली टीचर्स, उनकी ड्यूटी लगती थी घर घर जाना। और तुम्हें लगता है कि वो घर घर जाकर 100% पॉपुलेशन की वो काउंटिंग कर देते होंगे? सोचने वाली बात है। हाँ, वो कंप्लीट वाली डेट दे रखी होगी। अब देखो ना, इंफॉर्मेशन आप लोग जब देखते हैं तो जब कई डीएनए ऐसे होते हैं जो हमारे से रिलेट कर जाते हैं, तो कई बार हम न्यूज़ वगैरह देख रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें लगता है कि अच्छा हम पढ़ रहे हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं, उसी चीज़ को। हाँ, यही सब चीज़ें बताएंगे डीएनए के कई पार्ट्स हैं जिसमें 15th सेंचुरी से पहले की इंडिया बता रखी है कि उस टाइम इंडिया कितना अमीर था, पूरे वर्ल्ड में हम और चाइना ही थे, बाकी कोई था ही नहीं। तो ये चीज़ है। अब वो धीरे धीरे जब वो वहाँ पे देखते हैं, बस मज़ा आ जाता है कि कोई कोई इन्फॉर्मेशन हमसे रिलेट करती है। तो फिर हमने कहा कि सेंसस तो किया, लेकिन सेंसस पहली पहली बार कोई भी चीज़ करो तो लिमिटेशन तो उसकी होगी होगी। हमारे पास उतना जो डाटा हमें लेना चाहिए था हर चीज़ के रिगार्डिंग वो हमने नहीं लिया, है ना, वो चीज़ है। तो फिर इन्होंने कहा सब्सिक्वेंटली फिर उसके बाद कितने साल में होता है आपके पास सेंसस? हर 10 साल में होता है, लेकिन अभी 2021 में नहीं हुआ। रीजन क्या था? कोरोना। तो हमने कहा सेंसस पहला हुआ 1881 में, उसके बाद सेंसस हर 10 साल में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो ईयर था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जिसको अपन कहते हैं, वो कौन सा है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। सेकेंड स्टेज में इंडिया एंटर कर गया, फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में चला गया। हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। फर्स्ट स्टेज में डेथ रेट हाई था, इसलिए बर्थ रेट भी हाई था, और ऑलमोस्ट इतने दोनों ही इतने थे कि लगभग बराबर ही रहते थे, थोड़ी बहुत पॉपुलेशन ऊपर नीचे होती थी। दूसरी स्टेज के अंदर क्या हुआ, आपके पास में मेडिकल फैसिलिटीज कुछ आई तो डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट हाई रहा। डिफरेंस होने की वजह से इस स्टेज के अंदर पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हुई। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो स्टेज है वो सेकंड स्टेज है। 1921 इंडिया सेकंड स्टेज में एंटर कर गया, और थर्ड स्टेज जिसके अंदर दोनों ही कम हो जाते हैं, डेथ रेट और बर्थ रेट। पहले के मुकाबले आप देखोगे तो डेथ रेट भी कम हो गए और बर्थ रेट भी बहुत कम हो गया। सिंगल चाइल्ड या फिर हम दो हमारे दो, बस, है ना, उससे ज्यादा हम दो हमारे दो, ठीक। सिंगल चाइल्ड, बताओ लोग सिंगल पे। लेकिन मैं हमेशा से पता नहीं क्यों मेरी मेंटेलिटी में कुछ खराबी है या जो भी है, मेरे को ये लगता है कि बच्चों को यार सिंगल नहीं रखना चाहिए। सिंगल मतलब वो वाला मिंगल नहीं, सिंगल मतलब कोई चाहिए घर में, भाई बहन कोई तो चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि लड़का होना चाहिए लड़की होनी चाहिए, कोई भी हो, 2 बच्चे होने चाहिए, मेरा ये मानना है। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे लगता है एक बच्चा, माँ बाप तो बिजी हो जाते हैं और वो कर भी नहीं सकते, एक लिमिट तक हम बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो बच्चे को चाहिए वो भाई बहन आपस में रहते हैं, तो वो अलग ही मस्ती होती है, एक दूसरे को मार रहे हैं, हाँ, भाई बहन की मस्ती पता है ना, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, थोड़ी देर में लड़ रहे हैं, थोड़ी देर में फिर प्यार से खेल रहे हैं, होता है। चलो, फिर अपन ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात कर ली। हमने कहा सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो लिटरेसी रेट की बात करी आपने। ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना?
16%, स्पेसिफिकली फीमेल का कितना 7%, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना 218 पर 1000 था, अब कितना है 33 या 34 पर 1000 है, जो भी लिखना चाहो, 33 34 दोनों दे रखे हैं। तो हमने कहा ओवरऑल लिटरेसी लेवल लेस देन 16%, फीमेल लिटरेसी लेवल 7%, और इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर ली अबाउट 218 पर 1000, और अब कितना है 33 पर 1000। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर्स पहले थी और अब 69, यहाँ पे ये दे रखा है बट ये 44 भी दे रखा है कुछ बुक्स में, तो बट वो पहले से तो 44 ही किया करवा रखा था, पता नहीं क्या किया इन्होंने, चेंज कैसे कर दिया। 44 ईयर्स एंड 69 ईयर्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, भाई किस किस सेक्टर के अंदर कितनी कितनी पॉपुलेशन काम कर रही है। तो हमने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने थे 72 75%, मैन्युफैक्चरिंग में 10% और सर्विस सेक्टर में 15 to 20%। यहां पे था ये 70 to 75%, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में 15 से 20 10 और 15 से 20%। लेकिन ये जो रीजनल वेरिएशंस थी वो ग्रो हो रही थी, मतलब कुछ जगह पर इंक्रीज हुई एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स, कुछ जगह पर डिक्रीज हुई। कितने स्टेट से डिक्रीज वाले 6 और इंक्रीज वाले कितने थे? सिर्फ 3। 6 कौन से थे? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साउथ वाले थे महाराष्ट्र एंड बॉम्बे, सॉरी महाराष्ट्र एंड बंगाल, है ना, बॉम्बे और महाराष्ट्र एक ही बात हो गई। तो महाराष्ट्र एंड बंगाल, ठीक है, हाँ। उसके बाद हमने डिक्रीज की इंक्रीज की बात करी, 3 स्टेट्स में इंक्रीज हुआ, कौन कौन सा? उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, ठीक है, यहां पर अपन ने ये बात कर ली थी, ये याद होगा। और ये लास्ट पॉइंट था इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 चीजों पर काम किया, रेलवेज पे, रोडवेज पे, पोर्ट्स पे और टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इन 4 चीजों पे काम किया। इनके जो पीछे ऑब्जेक्टिव था, रियल मोटिव था, वो इंडिया का डेवलपमेंट करना नहीं था, अपने उनके खुद के बेनिफिट के लिए इन्होंने ये डेवलप किया। लेकिन क्योंकि वो फिर लास्ट में जब जाना था तो वो लेके साथ में कोई इंसान कुछ लेके थोड़ी ना जाता है, जीवन की सच्चाई है, कोई भी इंसान जाता है चला जाता है, कुछ नहीं लेके जाता, बट क्या याद रह जाता है कि इंसान अच्छा था बुरा था। देखो मैं बहुत चीजों को नोटिस करता हूं, इंसान को खुश रहना अपने ऊपर है। आप ऐसे ऐसे लोगों को देखोगे, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा, उसी को कह रहा हूं, तुम उसको देख रहे, हाँ मैं ये बता रहा हूं कि इंसान को खुश रहना वो खुद पे डिपेंड करता है। हम कई बार ऐसे लोगों को देखते हैं और हम देखते हैं यार ये भी खुश रह सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं रह सकते? पैसा इतना ज्यादा होता है, उसके बाद लड़ रहे झगड़ रहे होते हैं, उसके बाद भी खुश नहीं होते। और कई लोग वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं फिर भी बड़ी मस्त रहते हैं, खुश होते हैं, है ना। कई हैंडीकैप्ट होते हैं फिर भी देखो वो क्या मेहनत करते हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हम मेहनत करने में पीछे हो जाते हैं, और वो फिर भी सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं ना वो चीज, और फिर भी इंजॉय कर रहे होते हैं जीवन। तो एक्चुअल में खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैसे से ही आती है, खूब पैसे वाले भी परेशान रहते हैं, है ना। ये कोई ऐसी ये चीज है इंसान के खुद के थॉट्स पर। अगर हमने पॉजिटिव थिंकिंग अपनी बना रखी है और हम खुश हैं, हम दूसरों से कंपैरिजन कभी करना ही नहीं है। कंपैरिजन करने का मतलब अपने आप से करो कि मैं और कैसा इंप्रूव कर सकता हूं। दूसरे के साथ करोगे इसके पास ये है, उसके इतने नंबर आ गए, उसके इतने आ गए, भैया कंपैरिजन करोगे दुखी ही रहोगे। क्लियर है? कंपैरिजन अब इसको नेगेटिव में भी नहीं लेना है। अभी बच्चा सोचता है कि नहीं कंपैरिजन नहीं करना तो इंप्रूवमेंट नहीं करना, नहीं कंपैरिजन करना है। आप अपने आप को देखो कि मेरे 25 में से इतने क्यों कट रहे हैं, बात ये आ गई कि मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए थे, मेरे कम क्यों आए। ये मत सोचो उसके ज्यादा है इसलिए मैं दुखी हूं, ठीक है। तो ये 4 चीजों की बात करी थी अपन ने। तो अपन ने क्या कहा, इन चारों चीजों को रोड्स क्यों डेवलप करे थे इन्होंने, कि जो कंट्री साइड मतलब अंदर से ये रेलवे स्टेशन तक पहुंचा सके, नियरेस्ट पोर्ट्स तक पहुंचा सके, रेलवेज पूरी मार्केट शेयर को एक्सपेंड कर सके, पूरे इंडिया में अपने जो गुड्स ब्रिटेन से आ रहे थे उनको एक्सपेंड कर सके, उनको पहुंचा सके। फिर अपन ने बात करी पोस्ट एंड टेलीग्राफ, जिससे कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बना रहे, वो अपन ने बात कर ली थी। और अपन ने बात क्या करी थी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, रेलवेज हो गया, पोर्ट्स हो गया और रोड्स, ये सारे हो गए, चारों के चारों हो गए। तो इनका मेन मोटिव ये था। हाँ रेलवेज के आने से क्या हुआ, रेलवेज आई कब, 1850 में इंट्रोड्यूस हुई रेलवे। और इसके आने से क्या हो गया, आपके पास ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स जो थे वो ब्रेक हो गए। पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते थे, अब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे थे, और उसकी वजह से इनका ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर खत्म हो गया। और साथ साथ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में भी हेल्प मिली। तो ये आपको याद करना था। ये चैप्टर अब बताओ 1 घंटे में अपन आराम से पढ़ लेते हैं। रेलवे से ट्रांसपोर्ट आसान हो गया ना, चीपेस्ट सोर्स था,
और चीपेस्ट सोर्स होने की वजह से इसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा थी, तो पूरे इंडिया के अंदर तो अब सामान लेकर जाना बड़ा आसान हो गया। फूड ग्रेन्स मालगाड़ी जो था, है ना, रेलवेज में सिर्फ हमें वो समझ में आता है पैसेंजर ट्रेन, गुड्स वाली भी तो होती है ना मालगाड़ी। ठीक है, तो ये सब था। अब इसमें कितना टाइम लगता है, अब ये देख लो एक चैप्टर को रिवाइज करने में। लेकिन पहली बार जब अपने पढ़ा तो अपने को टाइम लगा, अब इसको जितनी बार पढ़ोगे उतना बढ़िया होता चला जाएगा। क्वेश्चन इसके देखते रहो कैसे करने हैं, बिना करे भी पूरे पूरे आते हैं इंडियन इको में बच्चों के। हाँ, ठीक है भाई, तो ये कर लेना आज।